गरीब की ठंड। हरिया और उसका परिवार एक गरीब तबके से था, जिसका बड़ी मुश्किल से खाने का जुगाड़ हो पाता था, वरना उन्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। कुछ महीनों बाद दिसंबर का महीना लगता है, जहां बहुत कड़कड़ाती ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है, जिससे आसपास की जगह पर बर्फ भी जम जाती है। हरिया भारी भारी बोरियों को उठाकर गोदाम में रखता था। एक ट्रक आता है, जिससे वो अपनी पीठ पर कड़कड़ाती ठंड में भारी सामान रखता है और गोदाम में पहुंचाता है। घर जाकर वो कहता है, अरे लाजो, जरा एक रोटी सेक कर कपड़े में बांध लाना। बहुत दर्द हो रहा है। अजी क्या हुआ? आपको कहाँ चोट लग गई? ऐसे तो ठीक लग रहे हैं आप, फिर कहाँ सिकाई करेंगे? अरे सामान उठाने से कमर पर दर्द हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। अरे सिकाई कर दो। वैसे भी हमारे पास हीटर नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, हमारे लिए तो यही हीटर है भाई। आप रुकिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। तभी लाजो एक गरम रोटी को कपड़े में बांधकर उसकी पीठ पर सिकाई करती है, जिसके बाद दर्द से वो चिल्लाता है। आवाज सुनकर उसकी बूढ़ी माँ जानकी आकर कहती है, अरे बेटा क्या हुआ? कहीं चोट वोट लग गई है क्या? अरे फिक्र मत करो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बेटा, तेरी पगार कब आएगी? 1 महीना हो गया, 2-3 दिन पहले एडवांस मांग ले। बहुत ठंड है, ऐसी झोपड़ी में ठंड भी नहीं रुकती। तू उससे पैसे लाकर थोड़ा सा इस झोपड़ी को मजबूत करा दे और 2-4 कंबल ले आ। हम सबके लिए सर्दी शुरू हो गई है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। कैसे दिन कटेंगे? माँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप चिंता न करें, मैं कल ही मालिक से बात करता हूँ। हरिया जी आप परेशान मत होइए, मैं दूसरी रोटी सेक कर लाती हूँ, ये ठंडी हो गई है। तभी लाजो अपने पति का हाथ देखती है, जो कि भारी सामान उठाने से लाल हो गई थी। वो आकर गोले का तेल अपने पति के हाथों पर लगा देती है और कमर की सिकाई कर देती है। राशन ज्यादा न होने पर वो गरीब परिवार एक एक मुट्ठी से दाल चावल की खिचड़ी बनाकर आपस में थोड़ा थोड़ा बांटकर खाकर सो जाते हैं। कुछ देर बाद तेज ठंडी हवाओं के तूफान से उनके घर का कमजोर छप्पर उड़ जाता है, जिससे उन्हें ठंडी हवा लगती है और ठंड से सभी उठ जाते हैं। तभी लाजो की 7 साल की बेटी रूही कहती है, माँ बहुत ठंड लग रही है यहाँ पर, कुछ कंबल दो ना। ओढ़ने के लिए मुझे नींद आ रही है, पर ठंड में सोऊं कैसे? हे भगवान, हम गरीबों पर ठंड की और कितनी कहर बरसाएगा तू। हमारे गुजर बसर करने की छत भी हमसे छीन ली। इस तूफान में मेरी बेटी ठंड से ठिठुर रही है, क्या करूं? मेरे पास कोई कंबल नहीं है। अरे लाजो बहू, तू मेरा कंबल रूही को उड़ा दे, मैं नहीं चाहती उसे ठंड की वजह से बुखार हो। पर माँ जी आप भी तो कमजोर हैं। बहू के मना करने पर भी जानकी पोती को कंबल उड़ा देती है। अपनी माँ को ठंड में ठिठुरता हुआ देख हरिया बाहर ठंड में ठिठुरते हुए किसी तबेले से 2 बोरी उठाकर लाता है और अपनी माँ और पत्नी को उड़ाकर कहता है, अरे आप दोनों ये ओढ़ो, ये बहुत मोटा है, इससे आपको ठंड नहीं लगेगी। और आपका क्या? आपकी कमर में तो वैसे ही चोट लगी है। अरे मेरी चिंता मत करो, ये सजा है मेरी। अगर कुछ अच्छा काम करता तो अपने परिवार को इस हाल में नहीं रखता। ठिठुरती ठंड में अपने टूटे फूटे घर में जैसे तैसे वो गरीब परिवार रात काट लेता है। अगले दिन हरिया अपने काम पर जाता है तो मालिक से कहता है, सेठ जी, वो घर में दिक्कत आ गई है, थोड़ा सा एडवांस पैसा दे दीजिए मेरी पगार में से। कल रात को इतना तूफान आया कि हमारे घर की झोपड़ी तहस नहस हो गई। आप दे देते तो मैं थोड़ा ठीक करवा लेता। बच्चों और बूढ़ी माँ को ऐसे कैसे ठंड में रखूं? मुझे अपने दर्द भरी कहानी बताकर मुझसे पैसा लेगा तो तेरी सोच गलत है, और अभी भी पगार का समय नहीं हुआ है जो तुझे पैसे मैं दूं। हाँ, पैसे क्यों दूं तुझे अभी? साहब थोड़ा हम गरीब पर रहम कीजिए, दे दीजिए पैसे, मेरा परिवार तकलीफ में है। देख हरिया, ज्यादा जबान मत चला मुझसे। अगर अभी पैसे लेगा तो आधी ही पगार दूंगा। पूरी पगार चाहता है तो हफ्ते भर का इंतजार कर। ठीक है मालिक, मैं थोड़ा इंतजार कर लूंगा। पता नहीं कहाँ रखूंगा अपने घर वालों को इस ठंड में। हरिया रो धोकर काम करके अपना घर चला जाता है, जहां उसका परिवार पैसों की आस लगाए बैठा था, पर उसे कुछ नहीं मिलता। हफ्ता भर बीत जाता है। सबको तनख्वाह देने के बाद उसका मालिक उसे आधी पगार देकर हमेशा के लिए काम से निकाल देता है। मालिक बेईमानी करके अपने पास 4 पैसे रोक लेता है, जिस वजह से हरिया का परिवार अब मुश्किल में जी रहा था।
न बच्चों पर ठंड के कपड़े थे, न खाने पीने को कोई सहारा। ऐसे में ठंड इतनी बढ़ती है कि झोपड़ी में रहना नहीं रहना बराबर हो गया था। 4 हल्की फुल्की दीवार के बीच वो लोग थे जो तेज और बर्फबारी से ढक जाता था। इस वजह से उन्हें अपना उस झोपड़ी को छोड़कर सड़क पर आना पड़ता है। पता नहीं माँ लाजो, कैसी किस्मत है मेरी जो अपने परिवार को सड़क पर ले आया हूँ। मैं अब तो नौकरी भी नहीं कर रहा। हे भगवान, अब तो तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सहारा है। माँ पापा, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। रूही बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम करके आता हूँ। हे भगवान, बहुत ठंड लग रही है, लगता है अब बचूंगी नहीं ठंड में। हाथ पैर जम गए हैं बहू मेरे। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, मैं आग जलाने के लिए कुछ सूखा कूड़ा और लकड़ी जमा करती हूँ। तभी पति पत्नी अपनी जिम्मेदारी के लिए इधर उधर जाते हैं। जहाँ सूखे पत्ते कागज इकट्ठा करके लाजो अपनी सास के पास आग जला देती है, जिससे जानकी को थोड़ी राहत मिलती है। वहीं हरिया कहीं काम न मिलने पर लोगों से भीख मांगता है। आती जाती गाड़ियों पर कपड़ा मारता है, जिससे उसे 1-2 रुपए भीख में मिलते थे। फिर मोहन के पास जाकर वो कहता है, साहब मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे बदले में पैसे या खाना दे दीजिए। मेरा परिवार सड़क पर भूखा बैठा है, मेरा घर भी छिन गया इस ठंड में। अच्छा, फिर हमारे घर के आगे से ये बर्फ हटा दे, बदले में मैं तुझे रात का बचा हुआ खाना दूंगा। ठीक है साहब, मैं करूंगा, बस आप मुझे खाना दे दीजिएगा, कोई औजार दे दीजिए बर्फ हटाने के लिए। मेरे पास कोई औजार नहीं है, अपने हाथों से हटा वरना जा यहाँ से। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं हटाता हूँ। तभी हरिया ठंडी बर्फ को अपने हाथ से हटाने की कोशिश करता है, जो कि जमी हुई थी। वो अपने नाखून से भी बल लगाता है, जिससे उसके हाथ बेहद लाल पड़कर सुन्न हो जाते हैं और वो कांपता है और कांपते हुए हाथ को फैलाकर कहता है, साहब अब तो खाना दे दीजिए, मैंने आपका सारा काम कर दिया। आहा, ये लो, ऐसा करो, ये गरम गरम चाय ले जाओ, तुम्हारे हाथ बहुत लाल हो गए हैं, अपने परिवार के साथ पी लेना। जी शुक्रिया साहब। वो चाय और खाना लेकर अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर खाना खाता है। हल्का हल्का कोहरा हर जगह था। तभी एक ट्रक तेजी से मोटरसाइकिल वाले आदमी को टक्कर मार देता है, जिससे उसके बहुत खून बह जाता है। मोहन अपनी शराफत दिखाते हुए उस इंसान को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे एग्जामिन करने के बाद उसके परिवार से कहते हैं, जहां हरिया का परिवार भी मौजूद था, देखिए मिस्टर राहुल का एक्सीडेंट की वजह से बहुत ब्लड लॉस हो गया है। अगर किसी का ए नेगेटिव हो तो जल्दी बताइए, वरना इनकी जान को खतरा है। नहीं नहीं डॉक्टर, मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। ए नेगेटिव मेरा नहीं है, आप ब्लड बैंक में पता कीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे दूंगी, मेरे पति को बचा लीजिए। मेरा ए नेगेटिव है मैडम। मुझे किसी गरीब के खून की जरूरत नहीं अपने पति के लिए। सारी जगह पता करने पर भी उसे अपने पति के लिए नेगेटिव खून नहीं मिलता। फिर शेफाली अपने पति की जान बचाने के लिए हरिया के आगे गिड़गिड़ाती है। तभी हरिया अपना खून उसके पति को देता है, जिसके बाद उसकी जान बच जाती है और शेफाली कहती है, भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, कुछ देर पहले मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बोला था। आप भगवान बनकर मेरे पति के लिए आए हैं, आपने 2 बार उनकी जान बचाई। आपके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं सब कुछ करूंगी, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, और प्लीज मना मत कीजिएगा। अरे ये तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। अगर आप मदद कर सकती हैं तो कुछ समय के लिए हमें छत और गरीबी की पेट की भूख मिटाने के लिए खाना दे दीजिएगा। मेरा परिवार हफ्ते भर से परेशानी से जूझ रहा है। हरिया के शब्द सुनकर शेफाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने पति की जान बचाने के एहसान में वो हरिया के परिवार की मदद करके उन्हें एक पक्का मकान, खाने की सुविधा, ठंड के कपड़े और हरिया को नौकरी देती है, जिसके बाद हरिया का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। सुबह के 7 बज रहे थे, तभी मंदिर में बज रही घंटी के शोरगुल से घर के सभी सदस्यों की आंख खुल जाती है और सभी लोग अपने अपने कमरों से निकलकर मंदिर में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। माँ जी, देवरानी जी, आप दोनों कब आई? अभी अभी बहू, जब तू मगन होकर भगवान के भजन गा रही थी
वैसे बहू, आज तो राधे कृष्ण का दिन है, तो तुझे आरती कुंज बिहारी की गानी चाहिए थी। मर गई, इतनी मुश्किल से तो मैंने ये एक भजन याद किया है। पता नहीं ये 36 गुणों वाली बहू का दिखावा करने के लिए मुझे और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। क्या हुआ जेठानी जी, कहाँ खो गई आप? कुंज बिहारी की आरती गा दीजिए, सासू जी की आस पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ, अब क्यों नहीं, गाती हूँ ना। आरती कुंज बिहारी की, तेरी माँ कभी बंदी हमारी थी। उप्स, अरे जेठानी जी, भजन के इस ठहराव पर तो बनवारी शब्द आना चाहिए था। ये बनवारी बंदी में कैसे बदल गया? उफ, आज तो तू गई उर्फी। अगर स्कूल में फुकरेबाजी वाले ऊट पटांग भजन नहीं सीखा होता तो आज ये जुबान नहीं फिसलती। अब कैसे बचूं? दिया, पता नहीं, मेरा सर घूम रहा है, सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, चलिए जेठानी जी, मैं आपको कमरे में छोड़ आती हूँ। नहीं दिया, आरती को बीच में छोड़ना अपशगुन होता है। तुम आगे की अधूरी आरती को पूरा कर दो, मैं चली जाऊंगी। भगवान की पूजा पाठ में बाधा नहीं आना चाहिए। चंट जेठानी अपनी सास और देवरानी के आगे बहानेबाजी बनाकर कमरे में आकर अंदर से दरवाजा बंद करके झटपट से सोफे के नीचे रखे सिगरेट के डिब्बे में से सिगरेट जलाकर उसे पीने लगती है। आहा, ये सिगरेट का एक कश लगाते ही कायनात बदल देता है। काश की धूप अगरबत्ती के बजाय भगवान के आगे सिगरेट जलाने की इजाजत होती तो मुझे ये छिप छिप कर अपनी तलब न बुझानी पड़ती। फिर अगर मैं एक दिन सिगरेट ना पीऊं तो मेरी सोच की मोच मिटे ही ना। जेठानी सिगरेट की कश में इस कदर डूबी होती है कि उसे दरवाजे पर खड़ी देवरानी की आवाज सुनाई ही नहीं देती। तभी दिया अंदर घुस आती है और जेठानी जल्दी से सिगरेट बेड के नीचे फेंक देती है और कमरे में फैला धुआं देखकर दिया खांसते हुए कहती है, अरे जेठानी जी, ये कमरे में धुआं धुआं कैसे हो रहा है? उफ उर्फी, कुछ सोच, वरना आज तेरी पोल पट्टी खुलकर रहेगी। वो दिया, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था, इसलिए बस धूप बत्ती जलाया था। ये धुआं उसी का है। ओ अच्छा जेठानी जी, वो मैं पूछने आई थी कि आप चाय पियेंगी, मैं बनाने जा रही हूँ। काश कि मेरी देवरानी चाय कॉफी जैसे सस्ते नशे करना छोड़कर सिगरेट का एक कश लगाती तो जान पाती कि ये धुआं जन्नत जैसा फीलिंग देता है। जेठानी जी, आपने कुछ कहा? नहीं तो दिया, मैं बस ये कह रही थी कि सिर्फ अपनी और माँ जी के लायक ही बनाना। जेठानी की ये बात सुनकर दिया किचन की ओर कदम बढ़ा लेती है और कहती है, पता नहीं क्यों, पर मुझे जेठानी जी का रवैया बहुत ही अटपटा लगता है, जैसे वो संस्कारी होने का झूठा ढोंग कर रही हो। इसीलिए अब मैं जेठानी जी पर नजर जमाए रखूंगी। इसी सोच के साथ देवरानी अपनी चंड चालाक जेठानी पर नजर रखने लगती है, मगर कोई भी पुख्ता सबूत उसके हाथ नहीं लगता। एक सुबह जब देवरानी हॉल की सफाई कर रही होती है तो उसे घर के कोने में जले हुए सिगरेट मिलते हैं, जिसे देखकर वो बोलती है, माँ जी जल्दी आइए, देखिए मुझे क्या मिला। अरे अरे, क्या हो गया दिया बहू, सुबह सुबह फटे ढोल की तरह क्यों बज रही है? अरे दादा, इतने सारे सिगरेट किसने फूके हैं भला? वैभव, ऋषि, अरे कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी बाहर आओ। क्या हो गया माँ? काहे सवेरे सवेरे घर को मछली बाजार बना रखा है? अरे सच सच बताओ, तुम दोनों में से किसने ये सिगरेट फूका है? माँ, क्या आपको हम दोनों पर भरोसा नहीं है? अरे तुम दोनों के अलावा इस घर में कौन और मर्द बचा है? क्या चुपचाप अपना कच्चा चिट्ठा कबूल कर लो। हमें अपनी जान से हाथ धोनी है क्या माँ? जो हम ऐसे नशे करेंगे? आप खामखा अपने बेटों को कटघरे में खड़ा कर रही हो। एकाएक दिया की नजर अपनी डरी सहमी जेठानी पर घूम जाती है। क्या हुआ जेठानी जी? माँ जी सवाल हमारे पतियों से कर रही है, मगर हाथ पांव आपके फूल रहे हैं, जैसे कि ये सारे सिगरेट आपने ही फूके हो। अरे दिया, तुम होश में तो हो? दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहती हूँ और तुम मुझ पर लांछन लगा रही हो। अब मैं बेचारी बेबस बहू बजरंगबली तो हूँ नहीं जो सीना चीरकर अपनी सफाई पेश करूं। इस तरह नशेड़ी जेठानी नाटकबाजी करती हुई अपनी सास का विश्वास जीत लेती है और सास कहती है, अरे उर्फी बहू, तू मत रो। अरे कोई गंगा में भी खड़ा होकर कहे ना कि तुझ में कोई खोट है तो भी मैं यकीन ना करूं। तू जा। उर्फी अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन दिया अपनी जेठानी के कमरे के पास से गुजर रही होती है तो गुनगुनाने की आवाज सुन वो वहीं ठहर जाती है।
जहां वो खिड़की से झांकते हुए देखती है कि उसकी नशेड़ी जेठानी मजे से सिगरेट का कश लगाते हुए गा रही होती है। बदला मिजाज मेरा फूकते ही ग्रास, ग्रास लगे है मुझे सबका इलाज, कैसा लगे है मुझे कैसे बताऊं, लागे है सब कुछ अब अप एंड डाउन, तू भी खींच दो पफ है मनाली का स्टॉक। ओए होए मजा आ गया। अच्छा तो मेरी 36 गुणों से भरपूर संस्कारी जेठानी की असलियत ये है। पता नहीं माँ जी को जब पता चलेगा कि उनकी 36 गुणों से भरपूर बड़ी बहू अव्वल दर्जे की चरसी और गंजेड़ी है तो उन पर क्या बीतेगी। अपनी जेठानी की सच्चाई सामने आने के बाद देवरानी अपनी सास के पास जाकर सारी बात बताती है। अरे दिया बहू तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है, अपनी जेठानी पर इतना बड़ा दोष लगा रही है। माँ जी मैंने जो देखा बस वही बता रही हूँ। जेठानी जी हर दिन ऐसे ही सिगरेट पीती है जिस कारण उनके होठ काले हो गए हैं। जेठानी जी को सिगरेट पीने की पहले से ही बुरी लत लगी हुई है। इसके बाद दोनों सास बहू जेठानी की हर हरकत को कैप्चर करने लगती हैं। फिर एक शाम जेठानी किचन में खाना बनाते हुए कुछ कहती है। उफ उर्फी, ये चूल्हे चौके की चोचलेबाजी सबसे बड़ी आफत है। क्यों ना एक सिगरेट पी जाए। वैसे भी माँ जी और देवरानी जी तो बाजार गई हैं, तो क्यों ना आज मैं एक कश किचन में ही लगा लूं। उर्फी जल्दी से एक सिगरेट जलाकर अपनी तरफ बुझाने लगती है जिसका धुआं किचन में भर जाता है। तभी सास और देवरानी वहां आ धमकती है। अरे वाह जेठानी जी, आपने तो शाम को धुआंधार बना दिया। दिया तुम? क्या हुआ जेठानी जी, अभी तो आप बड़े मजे से सिगरेट फूंक रही थी और हमें देखते ही आपका कलेजा क्यों फुदकने लगा। उर्फी बहू, मैंने तुझ पर भरोसा किया था, मुझे नहीं पता था कि तेरे अंदर इतना बड़ा ऐब है। माँ जी मैं क्या करूं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि नशा ना करूं, मगर मेरे दिलो दिमाग से इसकी तलब मिटती ही नहीं जब तक कि सिगरेट की कश मेरे सांसों में ना चढ़ जाए। माँ जी बहसबाजी से बनती बात भी बिगड़ती है और फिर नशे का चस्का एक बार चढ़ जाने पर जल्दी जाता नहीं, इसीलिए जेठानी जी को इस बुरी लत से अब हम साथ मिलकर बाहर लाएंगे। देवरानी की सूझबूझ भरी बातों से सास सहमत हो जाती है और वो उर्फी को नशा मुक्ति की दवाइयां चलाती है। साथ ही उसके आसपास अच्छा माहौल रखते हैं जिससे आखिर में उर्फी को उस दोहरी जिंदगी से निजात मिल जाती है और वो सही मायने में अपनी देवरानी से ससुराल की सहूलियत सीखती है। थैंक यू सो मच दिया, मैं तो नशे की दलदल में धंस चुकी थी। इस बुरे लत ने मुझे इस कदर अपने जकड़ में ले लिया था कि मैं चोरी छिपे इसे पूरा करने लगी, मगर आज तुम्हारे और माँ जी के साथ से मेरा जीवन नशे से बच गया। मैं बहुत खुश हूँ। आपसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ जेठानी जी, क्योंकि फाइनली आपके बदलते रूप से छुटकारा मिल गया। हरियाणा से 2 मियाँ बीवी कमाने के लिए शहर में आए थे। उनके पास एक तंदूर था जिसमें वह तंदूरी चिकन बनाया करते थे, लेकिन तभी अचानक से मार्केट में चिकन का रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। अरे ये तो बहुत ही गजब हो गया, अब हम चिकन कैसे खरीदेंगे, हमारे पास तो इतने पैसे भी कोना से। अरे बानी, यो तो हमारी किस्मत में लिखा सी, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। खैर तू इन सब बातों को छोड़, अब हम अपने तंदूरी चिकन का रेट भी बढ़ा देंगे। अरे हाँ, ये तो चौकी बात कही से, लेकिन मारे ये समझ ना आ रही कि इतना महंगा तंदूरी चिकन खरीदे कौन है। तने इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे चिकन खाने वाले महंगा हो या सस्ता वो खरीदेंगे जरूर। बानी और अमरिंदर दोनों मियाँ बीवी जाकर बाजार से चिकन खरीद लेते हैं और तंदूर में लगाने लगते हैं, जिसके बाद वह दोनों अपनी दुकान में चिकन तंदूरी का रेट भी बदल देते हैं। अरे शर्माने की क्या बात है, चिकन तंदूरी तैयार है, आओ आओ चिकन तंदूरी खाओ। ऐसा हरियाणा का चिकन तंदूरी तुमने कहीं नहीं खाया होगा। अमरिंदर अपनी दुकान पर चिकन तंदूरी की आवाज लगाने लगता है, लेकिन आते जाते लोग उसकी दुकान के रेट देखकर ही चुपचाप चले जाते हैं। आखिर यो हो के रास है, कोई भी दुकान में आने के बारे में सोच ही ना रहा है। अरे सुबह से यो समय हो गया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी दुकान ना चलने की। तभी एक बूढ़ा आदमी उनकी दुकान में आता है और कहता है, अरे भाई साहब, थोड़ा सा खाने के लिए कुछ दे दो, कई दिनों से भूखा प्यासा यहाँ से वहाँ भटक रहा हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है, कमाने का मेरे पास कोई साधन नहीं है।
उस बूढ़े आदमी की हालत देखकर अमरिंदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए उस बूढ़े आदमी से कहता है, अरे गजब का कलयुग चल रहा से। आजकल के छोड़ों ने कतई समझ कोना से कि माता पिता की किस तरह इज्जत और ख्याल रखना चाहिए। अमरिंदर तुरंत अपने चिकन तंदूर से चिकन तंदूरी निकालता है और उस बूढ़े आदमी को दे देता है, जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी चिकन तंदूरी खाकर कहता है, मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहते ही वह बूढ़ा आदमी एक देवी के रूप में बदल जाता है और देवी माँ को देखकर बानी और अमरिंदर दोनों ही देवी माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अरे देवी माँ, साक्षात आपने हमें अपने दर्शन दिए, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। यो तो बहुत बड़ा चमत्कार से है। लेकिन देवी माँ, आपको हमारे सामने एक बूढ़े आदमी के भेष में आने की जरूरत कैसे आन पड़ गई? कई दिनों से मैं तुम दोनों को देख रही हूँ। तुम दोनों यहाँ रोज तंदूरी चिकन बेचते हो, लेकिन कोई भी तुमसे तंदूरी चिकन नहीं खरीदता। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार तुम्हारी परीक्षा लूं। मेरी परीक्षा में तुम सफल हो गए हो। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अरे देवी माँ, ऐसा कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रही हो। ये सब तो हमारा फर्ज था। हाँ देवी माँ, ये तो हमारा फर्ज था। आप तो जानते हो इस दुनिया में हमारे जैसे गरीब और भी लोग हैं। अगर हम इंसानियत के नाम पर लोगों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अमरिंदर की बात सुनकर देवी माँ प्रसन्न हो जाती हैं, जिसके बाद वह अपनी जादुई शक्तियों से अमरिंदर के तंदूर को जादुई तंदूर बना देती हैं। आज से तुम्हारा यह तंदूर मामूली तंदूर नहीं बल्कि जादुई तंदूर बन गया है। इसमें से अपने आप जादुई तंदूरी चिकन निकलकर बाहर आएगा। तुम इसको जब जब जलाओगे, इसके अंदर से तंदूरी चिकन खुद ब खुद बनकर बाहर आ जाएगा। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद अमरिंदर तंदूर जलाता है। उसके जलाते ही तंदूर के अंदर से जादुई तंदूरी चिकन अपने आप बाहर बनकर निकलने लगता है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो गजब ही हो गया। अब तो हमें चिकन खरीदने की कोई जरूरत भी नहीं है और ना ही उसे महंगे रेट पर बेचने की कोई जरूरत है। उस दिन के बाद से अमरिंदर और बानी दोनों फिर से नॉर्मल रेट पर ही तंदूरी चिकन बेचना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते सस्ते रेट की वजह से हर कोई उनकी दुकान पर रुकता और तंदूरी चिकन खरीदने लगता। अरे आओ जी, हमारे हरियाणा के तंदूरी चिकन खाओ। ऐसे तंदूरी चिकन पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे लोग आते जाते हैं, बानी उन्हें तंदूरी चिकन देती रहती है। वहीं दूसरी तरफ अमरिंदर तंदूर से तंदूरी चिकन निकालने लगता है। दोनों मियाँ बीवी मिलकर काम करते हैं और आखिरी में जब वह अपनी दुकान बढ़ाने वाले होते हैं, उनके पास काफी सारा पैसा हो जाता है। अरे यो देख, कितना सारा पैसा कमाया है। आज हमने देख कितना पैसा कमा लिया। कई दिनों से फुटपाथ पर सोते सोते मैं थक गया हूँ। अब मुझे अपने घर में सोना है। ये तो घड़ी चौकी बात कही से आपने। जब से शहर आए हैं हम अपना घर ही नहीं ले पाए हैं। चलिए सबसे पहले हम अपने लिए घर खरीद लेते हैं। अमरिंदर और बानी दोनों सबसे पहले अपने लिए घर खरीद लेते हैं, जिसमें वह आराम से रहने लगते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, बानी और अमरिंदर दोबारा से अपनी दुकान खोलते हैं और तंदूरी चिकन बेचना शुरू करते हैं। अमरिंदर जैसे ही तंदूर को जलाता है, उसके अंदर से अपने आप तंदूरी चिकन निकलकर बाहर आने लगता है। अरे भाई साहब, कटे जा रहे हो? यहाँ जाओ और हमारे हरियाणा के तंदूरी चिकन खाओ। ऐसा स्वादिष्ट तंदूरी चिकन आपने कहीं नहीं खाए होंगे। एक बार खाओगे तो तंगड़ी भी नहीं छोड़ोगे। अम्मा मियाँ, देखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है। चलो एक काम करो, एक तंदूरी चिकन मुझे खाने को दे दो और दूसरा पैक कर दो। अब्दुल तंदूरी चिकन खाता है और साथ में अपने घर के लिए भी पैक करवा लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक लड़का तंदूरी चिकन खाकर उसकी फोटो खींच लेता है और अमरिंदर से कहता है, अरे आप लोग इतनी मेहनत करते हो तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? ऑनलाइन अपने खाने की फोटो खींचकर डाल दो और उसके बाद लोग तुम्हें ऑनलाइन ऑर्डर भेजेंगे, जिससे तुम और भी पैसा कमा सकते हो। यो तो घना चोखो से। अरे भाई रे, तू मने बता दे, आखिर यो के भला है? राघव बानी को ऑनलाइन खाने की सर्विस के बारे में समझा देता है, जिसके बाद बानी और अमरिंदर दोनों मिलकर अपना ऑनलाइन काम शुरू कर देते हैं। अब वह दोनों तंदूरी चिकन से अपना ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर देते हैं। जब से हमने ये ऑनलाइन काम शुरू किया है, तब से हमारे पैसे 4 गुना बढ़ गए हैं। चलो अब काम शुरू करते हैं। हाँ, आप सही कहते हो। भला हो उस भाई साहब का जिसने हमें ये सब सिखाया है।
ऐसा कहकर अमरिंदर जादुई तंदूर को जलाता है, जिसके बाद उसके अंदर से जादुई तंदूरी चिकन निकलकर बाहर आने लगता है। बानी एक तरफ तो कस्टमरों को तंदूरी चिकन देती है तो दूसरी तरफ वह ऑनलाइन वाले लोगों के लिए तंदूरी चिकन पैक कर देती है। ये हो गए ऑनलाइन वाले पैक। अब इन सभी तंदूरी चिकन को डिलीवरी बॉय पार्सल कर देगा। बानी डिलीवरी बॉय को बुलाकर उससे कहती है, अरे भाई साहब, मैंने लिस्ट बना दी है। इस लिस्ट में सभी के एड्रेस हैं। एक एक करके सभी के ऑर्डर उनके घर पर पहुंचा देना। देखना किसी को लेट ना पहुंचे। अरे चिंता काहे करती हो मैम साहब, हम आपका सारा चिकन तंदूरी एक एक के एड्रेस पर छोड़ कर आएंगे। डिलीवरी बॉय सारे चिकन तंदूरी ले जाता है और उन्हें डिलीवर करने लगता है। देखते ही देखते बानी और अमरिंदर का काम जोर शोर से चलने लगता है और अब वह तंदूरी चिकन का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं। कुछ ही समय में वह बहुत सारी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। देखा, शहर से आए बेचारे गरीब हरियाणा के लोग मेहनत करके किस तरह सफल हो गए। इसलिए मेहनत और ईमानदारी बराबर तरीके से की जाए तो इंसान एक न एक दिन सफल जरूर होता है। दिसंबर का महीना चल रहा था। लीलावती और उसकी बहू शिवांगी ने गर्म कपड़े पहने हुए थे। वह सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी वहां नताशा छोटे और हॉट कपड़े पहनकर उनके सामने आती है। उसे देखते ही शिवांगी के मुंह से चाय बाहर निकल आती है और वह कहती है, अरे नताशा, ये तुमने क्या पहना है? जरा माहौल तो देखो, कितना ठंडा है। इतनी सर्दी में तुम ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाती हो, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? ओ गॉड भाभी, तुम ऐसी बातें कर सकती हो? तुम तो मेरी ही उम्र की हो। मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर की हॉटनेस बिल्कुल खत्म हो गई है। मुझे देखकर भी तुम हॉट नहीं हो पाती। तुम्हें भी ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। अरे नताशा, अगर इतने छोटे कपड़े पहनोगी तो सर्दी लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगी और फिर तू कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा पाएगी। इसलिए जा और जाकर कुछ गर्म कपड़े पहन ले। अब आप लोगों को कौन बताए कि ऐसे ही कपड़े तो माहौल को गर्म बनाते हैं। वैसे मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। नताशा जैसे ही घर के बाहर निकलती है, घर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड विनय बाइक लेकर उसके पास आ जाता है। विनय उसे देखते ही खुशी से कहता है, ओए होए, कोई एसी चलाओ, बहुत गर्मी है यहाँ। ओहो, तुम भी ना, चलो अब पार्टी में चलते हैं। नताशा की फ्रेंड शिल्पा की शादी से पहले बैचलर पार्टी होती है। शिल्पा ठंड से कपकपा रही होती है और उसने गर्म गर्म कपड़े पहने होते हैं। जैसे ही वह नताशा को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। क्यों शिल्पा, उड़ा दिए ना मैंने तेरे होश? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज तो तू बिल्कुल कहर उठा रही है। देख, अगर तू इतने छोटे कपड़े पहनेगी तो बीमार पड़ सकती है, इसलिए समझदारी यही थी कि तू गर्म कपड़े पहन कर आती। ये ले, मेरा शॉल ओढ़ ले। इस सर्दी में क्या तुझे लगता है कि मैं तेरा ये शॉल ओढ़ लूंगी? तू पागल है? आज तेरी शादी से पहले बैचलर पार्टी है। चलना यार, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा डांस करते हैं। ओहो, तू भी पूरी आफत है। चल चल कर थोड़ा डांस कर लेते हैं, शायद इसी बहाने मेरे शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। शिल्पा और नताशा दोनों डांस करने लगते हैं। क्लब के अंदर सभी लड़कियां और लड़के नताशा को घूर घूर कर देखने लगते हैं। अरे यार, ये सभी लोग तुझे क्यों घूर कर देख रहे हैं? ओहो, ये तो मेरी हॉटनेस का कमाल है। तू भी किन बातों पर ध्यान दे रही है? इन सब बातों को छोड़ और अपनी बैचलर पार्टी को एंजॉय कर। नताशा ऐसा कहकर शिल्पा के साथ पूरी रात एंजॉय करती है। आधी रात के समय जब नताशा अपने घर वापस लौट रही होती है तो रास्ते में उसे बहुत तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। नताशा कार अंदर से बाहर निकलती है और ठंडी हवाओं का मजा लेने लगती है। जब वह नशे की हालत में घर पहुंचती है तो लीलावती उसकी हालत देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। अब मुझे इसकी शादी करवा देनी चाहिए। क्या पता शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। लीलावती नताशा को उसके कमरे में ले जाती है और उसकी सैंडल उतारकर उसे बिस्तर पर लिटा देती है, जिसके बाद वो उसको एक रजाई भी उड़ा देती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, लीलावती नताशा को कई सारे लड़कों की फोटो दिखाती है। देख नताशा, तुझे जो करना है वो तू कर लियो, लेकिन ये सब तुझे अपनी शादी के बाद ही करना होगा। मैंने तेरे लिए ये लड़के देखे हैं, इनमें से कोई लड़का तुझे पसंद है तो बता दे। अरे माँ, आप मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहती हो? मैं अभी शादी के बंधन में बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे नताशा, सही समय पर अगर तुम्हारे हाथ पीले हो जाएं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? माँ जी बिल्कुल सही कहती हैं। अब तुम्हारी उम्र हो गई है और तुम्हें शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। शिवांगी की बात सुनकर नताशा बिना नाश्ता किए ही टेबल से उठ जाती है, जिसके बाद कलावती अपने आप ही किसी एक लड़के की फोटो पसंद करती है और उससे नताशा का रिश्ता तय कर देती है। कुछ दिनों में वह दिन भी आ जाता है जिस दिन नताशा की शादी विनय से हो जाती है।
देख बेटी, अब तू पराई हो गई है, इसलिए हमारी इज्जत का ख्याल रखते हुए अपने ससुराल वालों का अच्छे से ध्यान रखना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन ससुराल में तहजीब के कपड़े पहन लेना। ऐसे छोटे कपड़े, मिनी स्कर्ट या मिनी टॉप पहनकर बाहर घूमोगी तो तुम्हारे ससुराल में किसी को पसंद नहीं आएगा। सबकी बातें सुनने के बाद नताशा विनय के साथ उसके घर आ जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो वो नॉर्मल कपड़े पहनती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वह छोटे छोटे मिनी स्कर्ट, मिनी टॉप और बहुत सारे अजीब तरह के कपड़े पहनना शुरू कर देती है। एक दिन उसकी सास दुर्गेश्वरी उससे कहती है, हे भगवान बहू, ये तूने क्या पहना है? अरे तुझे किसी ने इस हालत में देख लिया तो तू जानती भी है कि तेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी ठंड में तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं। देखो माँ जी, ये कपड़े मेरी पसंद के हैं, मुझे पसंद है इसलिए मैंने पहने हैं। अरे बहू, जरा इस ड्रेस का गला देख, ऊपर से ये कट स्लीव भी है। ऐसे कपड़े पहनकर तू घर में नहीं घूम सकती, जा जाकर कोई सूट या साड़ी पहन ले। दुर्गेश्वरी के कई बार समझाने के बाद भी नताशा उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। ऐसे ही शादी के 1-2 दिन और बीत जाते हैं और एक दिन नताशा शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही होती है। अरे नताशा, तुम कहाँ जा रही हो, और वो भी इतना सज धज कर? आज मैं एक हैलोवीन पार्टी में जा रही हूँ। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? अरे तुम तो हमेशा बहुत खूबसूरत और सुंदर लगती हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जो कपड़े तुमने पहने हैं वो जरूरत से ज्यादा छोटे हैं? ओहो, हैलोवीन पार्टी में तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, क्या आपको नहीं पता? और फिर मैं हॉट लड़कियों की रानी हूँ, रानी। मुझे ऐसे जरूरत से ज्यादा छोटे कपड़े पहनना बहुत पसंद है। ऊपर से मुझे ठंड भी नहीं लगती। अब तुम इसे वरदान समझ लो या फिर मेरी खुशकिस्मती। नताशा ऐसा कहकर हैलोवीन पार्टी के लिए निकल जाती है, जिसके बाद नताशा पार्टी में पहुंचकर खूब सारी आइसक्रीम और ठंडी ठंडी ड्रिंक्स पीती है और बहुत सारा डांस भी करती है। पार्टी खत्म होने के बाद नताशा आधी रात में वापस घर आने के लिए टैक्सी ढूंढ रही होती है। बहुत ही मुश्किलों के बाद उसे एक टैक्सी मिलती है। चलो भैया, मेरी हॉटनेस को कम करो और ड्राइविंग पर जरा ध्यान दो। ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है। जैसे ही नताशा घर के पास पहुंचने वाली होती है, गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। ओहो, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। ये लो भैया, आपके पैसे। मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। नताशा ठंडी ठंडी हवाओं को चीरते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन इन ठंडी हवाओं से नताशा को भी ठंड का असर महसूस होने लगता है। तभी नहले पर दहला हो जाता है। अचानक से बिजली कड़कती है और जोरदार बारिश होने लगती है। दिसंबर के महीने में ये ठंडी ठंडी बारिश और ठंडी ठंडी हवाएं बेचारी नताशा का बहुत बुरा हाल कर देती हैं। घर तक पहुंचते हुए वो बुरी तरह कपकपाने लगती है। देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है। उसी दिन उसकी भाभी शिवांगी भी उससे मिलने उसके घर आई होती हैं। माँ जी, आप डॉक्टर को बुला लीजिए, मैं नताशा को कमरे में लेकर जाती हूँ और उसके ये गीले कपड़े बदल देती हूँ। शिवांगी अपनी नंद को उसके कमरे में लेकर जाती है और उसके कपड़े चेंज कर देती है, जिसके बाद वह जल्दी से हीटर ऑन करती है और उसको रजाई भी उड़ा देती है। कुछ ही देर में विनय डॉक्टर को ले आता है, जिसके बाद डॉक्टर नताशा का चेकअप करने के बाद सबसे कहते हैं, देखिए ठंडी ठंडी हवाएं और बारिश की वजह से इनको सर्दी लग गई है। मैंने दवाई दे दी है, कुछ दिन बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और अगले दिन सुबह तक इन्हें होश भी आ जाएगा। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन जैसे ही नताशा को होश आ जाता है, उसकी भाभी शिवांगी उसके पास बैठी होती हैं और विनय उससे कहता है, तुम्हें अपनी जरा भी परवाह है? अगर थोड़ी और देर हो जाती तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होता। आप बिल्कुल सही कहते हो, पहली बार मुझे सर्दी का एहसास हुआ है। आज के बाद मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। मुझे मेरी गलती का पछतावा है। नताशा उस दिन से फुल स्लीव और गर्म कपड़े पहनने लगती है, जिसके बाद वह समझ जाती है कि छोटे और बड़े कपड़े हमेशा सीजन के हिसाब से ही पहनने चाहिए। भूतिया लोक में कश्मीरा नाम की एक चुड़ैल अत्याचारी माँ थी, जो अपनी 5 चुड़ैल बच्चियों पर अत्याचार करती थी। उसकी 5 बच्चियां बहुत छोटी थी। एक तो टुन्नू नाम की 3 साल की प्यारी सी बच्ची थी, जो सिर्फ अभी बैठ ही पाती थी। ऐसे ही एक दिन कश्मीरा अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसकी 5 बेटियां साफ सफाई कर रही थी। यहाँ तक कि टुन्नू के हाथ में भी एक छोटा सा कपड़ा था, जिससे वो खेल भी रही थी और सफाई भी कर रही थी। तभी उससे बड़ी 6 साल की चुड़ैल शिभू तस्वीर साफ कर रही थी, जो उसके हाथ से छूट जाती है। उसके गिरने की आवाज से कश्मीरा उठ जाती है और कहती है, हे भगवान, आखिरकार इन्होंने मेरी नींद खोल ही दी। इन 5 बदतमीज लड़कियों से ठीक से काम भी नहीं होता। अब तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं।
उसके खड़े होते ही चारों बच्चे डरकर पीछे होने लगते हैं और सबसे बड़ी 8 साल की पायल टुन्नू को गोद में ले लेती है। चुपचाप बता दो किसने ये फोटो गिराई। ये फोटो तो बच गई पर मेरी नींद खुल गई। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बताती हो या नहीं बताती? वो मुझसे। क्या तूने तोड़ा है? मैं साफ कर रही थी, वो मुझसे तस्वीर गिर गई। अच्छा तो तुम दोनों सच नहीं बता रही हो, झूठ बोल रही हो ना एक दूसरे को बचाने के लिए। ऐसा कह रही हो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वो चांडाल चुड़ैल अत्याचारी माँ एक डंडा उठाकर अपनी चारों बच्चियों के हाथ पर तेज तेज मारती है, जिसके बाद वो बहुत रोने लगती हैं और सबसे छोटी दोनों को एक एक चांटा मारती है और कहती है, जानते हो ना तुम पांचों बच्चियां मेरे लिए बराबर हो, इसलिए मैं टुन्नू को भी नहीं छोड़ूंगी। पर माँ वो बहुत छोटी है, उसे किसी चीज की समझ भी नहीं है। देखिए ना वो कैसे रो रही है, आप उसे कुछ मत कीजिए। हाँ माँ वो बहुत छोटी है, उसे कुछ भी समझ नहीं है जो आप हमारे साथ करती हो। अच्छा तो तुम दोनों को बहुत समझ है, तभी तो जुबान कैंची की तरह चल रही है। अभी तुम दोनों को लाइन पर लाती हूँ। तभी वो उन दोनों चुड़ैल बच्चियों को अपने जादू की शक्ति से उल्टा लटका देती है, जिसके बाद वो दोनों बहुत रोने लगती हैं। माँ हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, मार रहने दीजिए। दोनों बेचारी माफी मांग रही हैं आपसे, हम संभल कर काम करेंगे आगे से। ठीक है, इस बार माफ कर रही हूँ लेकिन अगली बार माफ नहीं करूंगी। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। और तुम दोनों पायल नेहा चाय बना कर लाओ मेरे लिए। जी माँ। तभी दोनों बच्चियां रसोई में चाय बनाने जाती हैं। एक अदरक कूटती है, दूसरी बर्तन में पानी डालती है। तभी टुन्नू आकर कहती है, दीदी भूखी पेट में अब वापस आना है। इसे भूख लग रही है नेहा, इसे फ्रिज में से खिचड़ी निकाल कर खिला दे जल्दी से। अगर माँ आ गई तो उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें फिर से सजा देंगी। हमारी माँ इतनी अत्याचारी क्यों है, इतनी चांडाल जैसी? पता नहीं कब तक हम पर ये जुर्म करेंगी, पता नहीं क्यों वो हमें अपनी बेटियां नहीं मानती। काश हमारी माँ होती, सौतेली माँ तो हमें बहुत मारती है। पिताजी ये सब जानते नहीं, वरना वो माँ को सबक सिखाते। दीदी बुक्की। अरे फिर से रोने लग गई। नेहा इसे खाना खिला दे, मैं चाय बनाकर माँ को दे दूंगी। ठीक है दीदी। तभी चुड़ैल पायल अत्याचारी कश्मीरा को चाय देकर आ जाती है। चाय पीने के बाद वो रसोई में जाती है तो नेहा को खिचड़ी खिलाते हुए देखती है और उसकी कटोरी में लात वो मार देती है। मेरे से बिना इजाजत लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस खिचड़ी को फ्रिज से निकालकर इस चुईया को खिलाने की? माँ टुन्नू बहुत रो रही थी इसलिए उसको खाना खिला दिया। ये सुनकर वो बहुत मारती है। तभी पायल उसके सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगती है और अपनी बहनों को ले जाती है। फिर कमरे में पायल की गोद में टुन्नू थी। तभी तीनों बहनें रो रो कर उसके गले लग जाती हैं और कहती हैं, दीदी अत्याचार हम पर कब तक चलेगा? काश हमारी माँ हमारे पास होती, ये वाली माँ तो हमें बहुत मारती है। दीदी मुझे यहाँ नहीं रहना। पापा भी हमारी बातों का विश्वास नहीं करते और माँ भी उन्हें कुछ पता नहीं चलने देती। दीदी भूख लग रही है, हमारे पास शक्तियाँ भी नहीं है क्योंकि हमारी माँ ने हमसे शक्तियाँ छीन ली। काश मेरे पास जादू होता और मैं ऐसे चुटकी बजाती तो खाना आ जाता। तभी उसकी चुटकी बजाते ही स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। ये देखकर पांचों हैरान हो जाती हैं और झटपट सारा खाना खा जाती हैं। कुछ देर बाद उनका पिता राका आ जाता है और अपनी बच्चियों की ऐसी सूरत देखकर बोलता है, क्या हुआ मेरी पांचों बच्चे इतने मायूस क्यों हैं? चेहरे पर निशान कैसा? गोलू क्या हुआ मुझे बताओ। पापा वो हम काम। गोलू बिटिया इतना कहने ही जा रही थी कि चुड़ैल कश्मीरा अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर अदृश्य रूप में उनके सामने आती है। पांचों डरकर सहम जाती हैं और राका से कुछ नहीं कहती। कुछ नहीं हुआ पिताजी। कहीं कश्मीरा ने तो तुम्हें कुछ कह तो नहीं दिया? मारा है उसने क्या? ना नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो कभी भी कोई भी बात हो तो मुझे जरूर बता देना। अगर कुछ भी बोला तुमने तो कल पूरे दिन किसी को खाना नहीं दूंगी, बिजली के झटके अलग से दूंगी। क्या हुआ? तुम पांचों इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके मेरे पीछे क्या देख रही हो? कोई है क्या? तभी राका पीछे मुड़कर देखता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता। ऐसे ही कश्मीरा पांचों चुड़ैल बच्चों पर अत्याचार करती है। कभी उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देती तो कभी घर के इतने काम कराती है कि गलत करने पर भी उन्हें मारती है। पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना देती है तो कभी उनसे खाना बनवाकर बच्चों को जानबूझकर हाथ जला देती है। वो पांचों बच्चियों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी और ये सब वो राका भूत के नाक के नीचे करती थी।
राका सो रहा था तभी कश्मीरा कहती है, ये सफाई की है तुमने, कितनी धूल है। तुम पांचों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एक तो तुम पांचों लड़कियां हो, तुम्हारी वजह से राका ने मुझे अपना बच्चा नहीं करने दिया। तुम्हारी जिम्मेदारियां जो सौंपती, तुम 5 लड़कियों की वजह से मेरा अपना बच्चा नहीं है। इसका भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा। माँ आप क्या कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, इसमें हमारी क्या गलती है? बहुत बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलतियां हैं। तुम 5 चुड़ैल लड़कियां ही हो। तुम मेरे लिए सौतेली और हमेशा सौतेली ही रहोगी। माँ आप एक बार अपना कर तो देखिए, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, पर आप हमें अपना नहीं मानती। क्या बोला? तेरी इतनी हिम्मत? तेरा तो आज गला दबाकर ही दम लूंगी मैं। ऐसा कहकर वो पायल का गला दबाती है। पायल छटपटाने लगती है, तभी राका आकर देख लेता है और जोर से चांडाल कश्मीरा को मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के साथ ऐसा करने की? अब समझ आया कि मेरी 5 चुड़ैल बेटियां इतनी क्यों सहमी रहती थी। और उस वक्त तुम ही पीछे खड़ी थी ना, जब मेरी बच्ची गई थी। तुम उन्हें माँ का प्यार दोगी इसलिए मैंने और बच्चे नहीं होने दिए, पर तुम तो हैवान अत्याचारी माँ निकली, जिसने चांडाल के रूप में मेरी बच्चियों पर अत्याचार किया। तुमने तो टुन्नू को भी नहीं छोड़ा। ऐसी औरत के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। तभी कश्मीरा चुड़ैल राका भूत के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है और कहती है, नहीं राका जी, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं अपनी 5 चुड़ैल बेटियों को बहुत प्यार दूंगी। उनके साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैं आपको वचन देती हूँ। पर आप मुझे छोड़ना मत। अगर तुम सच में दिल से माफी मांग रही हो तो मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, पर कभी ऐसा किया तो फिर कभी मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। पिताजी, माँ को माफ कर दीजिए, उन्हें कुछ मत कीजिए। देखा, जिन बच्चों के साथ तुम गलत कर रही थी वो अभी भी तुम्हारे लिए चिंता कर रही है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया राका जी। मेरी 5 बच्चियां मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आओ मेरे गले लग जाओ। तभी 5 चुड़ैल बच्चियां उसके गले लग जाती हैं। उसका बदलाव देखकर बहुत सब खुश होते हैं। इस तरह कश्मीरा अपनी 5 चुड़ैल बच्चियों का बहुत ख्याल रखने लगती है।